गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग वाक्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। वाक्य का टॉपिक बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी जो बड़ा भी है, इसलिए हम इसको दो भागों में करेंगे। तो पहला वाक्य का जो पहला भाग है, इसमें हम वाक्य के अंग अनिवार्य तत्व और अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, यानी कि अर्थ जो है वो पूर्ण रूप से निकलकर हमारे सामने आता है, वही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य जो है वो व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछे कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ की दृष्टि से बेटा कभी भी गलती से आपको वर्ण नहीं करना है, आपका आंसर गलत होगा। शब्द होता है, क्योंकि वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है? शब्द। और अगर हम बात करते हैं भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वो क्या है? वाक्य। लेकिन बेटा अगर हमसे सबसे बड़ी की जगह अगर हमसे कोई छोटी इकाई भी पूछिए तो भी आंसर हमारा वाक्य ही होगा, क्योंकि पूर्ण भाव देने की शक्ति जो है वाक्य में ही होती है। तो सबसे बड़ी इकाई भी और सबसे छोटी इकाई भी क्या कहलाती है? वाक्य। और अगर अर्थ की दृष्टि से अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो वहां हमारा उत्तर जो है वो शब्द रहेगा, वर्ण हमारा आंसर नहीं रहेगा। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। बेटा जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको अब भी कहती हूँ कि हर बात को लिखना संभव नहीं है, इसलिए जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उनको कृपया आप ध्यानपूर्वक सुने। देखो बेटा, जो वाक्य की परिभाषा है, कई बार एग्जामिनर जो है कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन आपके सामने रख देता है और दोनों ही ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं। जैसे कि लिखा कि आ जाए कि परिभाषा कौन सी सही है। एक तो आ जाए कि शब्दों का सार्थक योग, ठीक है, शब्दों का सार्थक योग वाक्य है। और एक आ जाए कि सार्थक शब्दों का योग। अब काफी बार जब हम बहुत अवड़ तवड़ में होते हैं और ज्यादा नहीं सोचते हैं तो हमें लगता है कि दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो परिभाषा है ये पूर्णतः गलत है। ये सही है। ये सही कैसे नहीं है वो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करती हूँ। देखो इसमें क्या है कि शब्दों का सार्थक योग। अब ये आपको पता है कि जब शब्द ही हो गया तो सार्थक तो वो होगा ही। अगर सार्थक नहीं है तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे, ठीक है। और सार्थक होगा शब्द और उनका योग जो है वाक्य कहलाएगा। जैसे मोहन खेल रहा है, ये मोहन ये शब्द है, ठीक है, ये भी शब्द है, ये भी है, और इनका सार्थक योग है, यानी कि इनका अर्थ भी है। अब ये परिभाषा जो है वो गलत कैसे है उस पर हम बात करते हैं। इसमें क्या कहा है कि सार्थक शब्दों का। अब मोहन जो है वो सार्थक है, फिर मोहन लिखा मैंने, फिर मोहन लिखा मैंने, और फिर से मोहन लिखा, तो ये क्या है? सार्थक शब्दों का योग तो हो गया। तो क्या ये वाक्य है? नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का योग नहीं, शब्दों का सार्थक योग जो है वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। तो ये तो थी वाक्य की बात कि वाक्य किसे कहते हैं। अब बात आती है कि वाक्य के जो अनिवार्य तत्व है उनके बारे में हम अब विस्तार पूर्वक चर्चा
करेंगे। अब हम वाक्य के जो अनिवार्य तत्व हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा वाक्य के जो अनिवार्य तत्व है वो ये 5 माने जाते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है सार्थकता। ठीक है, यानी कि जो वाक्य में जो भी शब्द हैं, ठीक है, वो सार्थक होने चाहिए, उनका अपना अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिसका कोई अर्थ ना हो और उसको भी हम जो है वाक्य में शामिल कर ले। देखो काफी बार ऐसा होता है कि निरर्थक शब्द होता है वाक्य में लेकिन उसका भी अपना अर्थ होता है। जैसे मैंने कहा कि अरे भाई चाय वाय लाओ, चाय वाय, तो यहाँ पर ये वैसे तो निरर्थक शब्द है लेकिन यहाँ वाक्य में वाय जो है इसका अपना अर्थ है कि भाई चाय वगैरह कुछ लेकर आओ। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्य में जितने भी पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनका अपना अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है योग्यता। ठीक है, यानी कि वाक्य में जो बात कही जाए वो सही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि वह पेड़ से पत्थर तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, तो क्या ये सही है? सीक्वेंस भी सही है ना? लेकिन हम सब ये जानते हैं कि पेड़ से पत्थर नहीं तोड़े जाते, तो ये बात जो है वो योग्यता पर खरी नहीं उतरती। तो इस प्रकार जो है वाक्य में योग्यता के गुण होना अनिवार्य है। जैसे इसमें आएगा वह पेड़ से आम तोड़ती है ना, या कोई भी फल हम जो है इसकी जगह प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार वाक्य में जो है वो योग्यता भी होनी चाहिए। अगर योग्यता नहीं होगी तो वाक्य जो है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आकांक्षा। आकांक्षा इसको हम इच्छा भी कहते हैं। ठीक है, इच्छा भी इसका अर्थ होता है। तो यानी कि जब हम कोई वाक्य सुनते हैं और हमारे मन में कोई इच्छा रह जाती है, जैसे कि मैं कहूं कि कर लिया, कर लिया, तोड़ दिया, कर रहा हूं, तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनको सुनने के बाद हमारे मन में इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि क्या कर लिया, क्या तोड़ दिया। जैसे मैं कहूं मैंने गृह कार्य कर लिया, तो ये वाक्य सुनने के बाद हमारे मन में कोई आकांक्षा नहीं रहती, हमें पूर्ण रूप से अपनी बात जो है वो समझ में आ जाती है ना। जैसे कि गिलास तोड़ दिया, ठीक है, गिलास तोड़ दिया, तो वाक्य जो है वो आकांक्षा के स्तर पर, यानी कि वाक्य सुनने के बाद हमारे मन में कोई भी इच्छा जो है, आकांक्षा जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये वाक्य के महत्वपूर्ण गुण। नेक्स्ट जो है नंबर 4, नंबर 4 जो है हमारा वो है सन्निधि। ठीक है, इसको हम आसक्ति भी कहते हैं, आसक्ति। ठीक है, यानी कि निकटता, यानी कि वाक्य के जो पद है उनका निकट होना अनिवार्य है और साथ साथ बोला जाना। जैसे कि मैंने अभी ये वाक्य था हमारा कि वह पेड़ से मान लो फल तोड़ता है, मैं कहूँ वह लिख दिया और उसके काफी दूर बाद मैंने लिखा पेड़। ठीक है, या बोलते समय वह है पेड़, है ना। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता है, वाक्य जो है वो सही नहीं लगता। या फिर मैं कहीं भी पूर्ण विराम का इस्तेमाल ना करूं, कहीं अल्प विराम अनावश्यक ही लगा दूं, या पूर्ण विराम का प्रयोग ना हो लेकिन फिर भी लगा दूं, तो इस प्रकार की जो अशुद्धियां होती हैं वो भी वाक्य हमारा सही नहीं होता। ठीक है, तो वाक्य के जितने भी गुण हैं प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। नेक्स्ट है अन्विति। ठीक है, यानी कि मेल। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस
क्रम भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि राम खाना खाता है, इसकी जगह मैं कहूँ है खाता राम खाना, तो क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी जो अनुवृत्ति है, वो मेल है, वो सही नहीं है। तो ये थे हमारे वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? दो, उद्देश्य और विधेय। देखो बेटा, एक तो पहले आपको यह समझना होगा कि अंग क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो बेटा प्रकार तो होते हैं, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मेरे पास दो प्रकार के पेन हैं, दो तरह के, है ना, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। लेकिन अंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मैं कहूँ इस पेन के दो अंग हैं, एक ये कैप है और एक ये पीछे का, तो यानी कि एक ही चीज के दो हिस्से, तो ये है वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, जिसके संबंध में वाक्य में कुछ कहा जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। जैसे कि मोहन खाना खा रहा है, इसमें पूरे वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन क्या है? उद्देश्य है, और बाकी जो इसके बारे में जो कुछ भी कहा गया है वो क्या होता है? विधेय। ठीक है, तो एक वाक्य में, ठीक है, एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं और विधेय भी हो सकते हैं। लेकिन ये चीजें, उद्देश्य और विधेय, ये जब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे तो वहां भी हमारे काम आएंगे, क्योंकि उसमें उद्देश्य और विधेय के आधार पर ही हम वाक्य का जो है वो करते हैं कि वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है या कौन सा वाक्य है। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक और बात, काफी बच्चे सोचते हैं कि जैसे अच्छा, इसका मतलब जो शुरुआत में आता है वो उद्देश्य होता है। नहीं, इसके साथ साथ उद्देश्य विस्तार भी होता है, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है। जैसे मैं कहूं चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, तो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, यहां तक जहां तक बच्चे आता है, ये कंप्लीट जो है हमारा उद्देश्य है। और दाना चुग रहे हैं, दाना चुग रहे हैं, ये जो है हमारा विधेय है। यानी कि सिर्फ एक ही शब्द या हम कहें पद उद्देश्य नहीं होता है, जिसके बारे में कुछ कहा गया है तो उससे संबंधित जो विशेषण दिया गया है वो भी उसी में ही शामिल होता है। जैसे कि राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने रावण को मारा, तो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, ये पूरा ही क्या है? उद्देश्य, और रावण को मारा, ये क्या है? विधेय। ठीक है, तो ये थे हमारे उद्देश्य और विधेय। अब हम इसमें करते हैं कि अर्थ की दृष्टि से, अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। वाक्य भेद, बेटा वैसे तो वाक्य के हमारे दो ही भेद होते हैं, एक तो होता है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। एक बेटा एक तीसरा भेद हालांकि बुक में कम ही मिलता है, क्रिया की दृष्टि से भी मान लिया जाता है। जैसे जो वाच्य है ना, उसको क्रिया की दृष्टि से भी वाक्य भेद मान लिया जाता है, और उसके अंतर्गत तीन भेद आते हैं, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दो का ऑप्शन मिलता है तो आपको दो ही सही करना है। लेकिन काफी बार क्या होता है, दो का ऑप्शन नहीं होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सा, और फिर वहां पर हम तुक्का मारने की कोशिश करते हैं। तो जहां दो का ऑप्शन नहीं है, अगर तीन का मिलता है तो आपको तीन का ही सही करना है। अब हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो है 8 भेद हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं विधानवाचक। सबसे पहले जो है
विधानवाचक। तो बेटा विधानवाचक में क्या होता है कि इसमें सामान्य रूप से किसी काम का होना पाया जाता है, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है या इसमें बताया जाता है, किसमें, विधानवाचक में। ठीक है, जैसे मेरा घर बहुत सुंदर है, मोहन लिख रहा है, माँ खाना बना रही है, इस प्रकार के। दूसरा है निषेधवाचक। निषेधवाचक यानी कि नकारात्मक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे मैं घूमने नहीं जाऊंगा, मैं घूमने नहीं जाऊंगा। ठीक है, या फिर मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज फिल्म नहीं देखूंगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि मतलब जहाँ नहीं आए सिर्फ वहाँ, नहीं बेटा, काफ़ी जगह नहीं की जगह मत भी होता है। जैसे मैं कहूँ कि फूल मत तोड़ो, बाहर मत जाओ, तो ये भी इसी में निषेधवाचक में ही आते हैं। नंबर 3 पे है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, नाम से ही पता चल रहा है, विस्मय आदि भावनाओं का बोध कराने वाला, जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। जैसे मैं कहूं वाह कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। ठीक है, या फिर काफी कोई भी सेंटेंस जब मैं कहूं अरे ये क्या मुसीबत है, अरे तुम कब आए। ठीक है, वाह कितना सुंदर भवन है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो किस में आते हैं, विस्मयादि बोधक में। नेक्स्ट है संदेहवाचक। क्या होता है, संदेहवाचक यानी कि डाउटफुल जो होते हैं। जैसे मैं ये कहूं कि लगता है बारिश आएगी, है ना, शायद कल पापा घर आए, शायद कल पापा घर आए। ठीक है, या शायद कल बारिश हो, है ना, शायद कल एग्जाम का रिजल्ट आए। ठीक है, तो इस प्रकार के जिनमें यानी कि कंफर्म ना हो, डाउटफुल जो होते हैं। नेक्स्ट है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, अब आज्ञावाचक में क्या होता है, अब काफी बच्चे सोचते हैं कि बस जिसमें आज्ञा जो है वो दी जाए, लेकिन बेटा इसमें आज्ञा, ठीक है, अनुमति, आदेश, उपदेश, है ना, आदि जिसमें दिया जाता है उसको हम कहते हैं आज्ञावाचक। इसको विधिवाचक भी कहते हैं, विधिवाचक भी आज्ञावाचक को ही कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई आपको बाहर नहीं जाना, ठीक है, या फिर या कोई भी उपदेश के, जैसे कि मैं ये कहूँ कि बेटा हमें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए। ठीक है, या हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई सलाह देता है, कोई हमें जो है किसी चीज़ की अनुमति देता है, कोई उपदेश देता है, कोई आदेश देता है, तो ये सभी किस में आते हैं, आज्ञावाचक में आते हैं, और इसको विधिवाचक भी कहते हैं। नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेत,
संकेत में क्या होती है, इसमें एक तरह से कंडीशन होती है, शर्त होती है, ठीक है, कि भाई ये काम होगा तो ही दूसरा होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ यदि बारिश आई तो फसल अच्छी होगी, ठीक है, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है। अगर वह सतर्क नहीं होता तो लड़ाई हो जाती, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, ठीक है, या यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम्हें सफलता मिलती। तो ये होते हैं संकेतवाचक के। नंबर 7 पे है इच्छावाचक। इच्छावाचक यानी कि हमारी कोई भी जैसे इच्छा होती है, ठीक है, तो इसमें इच्छा ये नहीं सिर्फ लेने की, आशीर्वाद भी इसी में आता है, शुभकामनाएं जो होती हैं वो इसी में आती हैं, ठीक है। इच्छा में क्या आता है, इसमें आशीर्वाद या शुभकामना वो इसी में ही आती हैं। जैसे कि मैं कहूँ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान करे तुम्हारी परीक्षा में अच्छे नंबर आए, यानी कि कोई भी आशीर्वाद हम देते हैं या हम किसी को विश करते हैं तो वो किस में आते हैं, इच्छावाचक में। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो बेटा इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में किसी बात के पूछे जाने का बोध हो, ठीक है, जहां हम कोई बात पूछते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, जैसे मैं ये कहूँ कि तुम्हें यहाँ से कब जाना है, या फिर तुम कब आए, ठीक है, फिर या फिर हम कहें कि पिताजी को लेने के लिए कौन जाएगा या कौन गया है, कि आप मुझे शाम को मिल सकते हो, हाँ या नहीं, ठीक है। तो प्रश्नवाचक जो है जिसमें कोई प्रश्न किया जाए, उत्तर में हमारा हाँ या ना में भी हो सकता है या पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि क्या तुमने खाना खा लिया, तो आप कहोगे हाँ या ना, ठीक है, या फिर वर्ड में भी हो सकता है आंसर। तो बेटा इस वीडियो में हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं और वाक्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम रचना की दृष्टि से वाक्य के जो प्रकार हैं उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।